नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IN रिवॉल्यूशन पे। हम लोग हिंदी मीडियम की क्लास चल रही है आपकी फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अवकलन का दूसरा भाग। ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। अगर आपने अभी तक हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके देखिए। अभी तक हम लोगों ने आधारभूत गणित पूरा पढ़ लिया है। ठीक है। आज सॉरी पूरा नहीं पढ़ा आधारभूत गणित। उसमें से आधारभूत गणित में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री देखा है और अभी अवकलन देख रहे हैं। ठीक है। हम लोगों ने त्रिकोणमिति देखा है, अवकलन देख रहे हैं। तो अवकलन का आज दूसरा भाग है। आज अवकलन हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है। फिर हम लोग समाकलन स्टार्ट करेंगे। ओके। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमारी टीम है, एक बार टीम का मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। विष्णु सर LN में 7-8 साल पढ़ाए हुए हैं। ये यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स मैथ्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। रजनीश सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैम बायोलॉजी पढ़ाएंगी। तो जो बच्चे आपके दोस्त हो जो नीट की तैयारी करते हैं उनको भी बताइएगा कि मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। ठीक है। शुभम सर हम लोग के साथ हैं, ये भी मैथ्स पढ़ाएंगे। तो अभी हमारी फिजिक्स की और मैथ्स की मतलब भौतिक विज्ञान की और गणित की क्लास चल रही है। जल्दी हमारी बाकी सारी चीजों की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे नियम पढ़े थे, 4-5 नियम पढ़े थे अवकलन के। वहां से आपने बहुत कुछ सीखा था कि अवकलन अगर आता है तो कैसे निकाला जाए। ठीक है। योग नियम हमने पढ़ा था, घात नियम हमने पढ़ा था, अचर का अवकलन कैसे करना है ये हमने पढ़ा था। अगर गुणनफल हो तब कैसे अवकलन करना है ये पढ़ा था हमने। विभाजक नियम हमने पढ़ा था कि अगर u/v के फॉर्म में हो तब कैसे करना है अवकलन। आज मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा श्रृंखला नियम। ओके, मतलब चेन रूल। अब चेन रूल में किस तरह का अवकलन होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे श्रृंखला नियम या अंतः बाह्य नियम। ठीक है। इसको क्या क्या होता है ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि हमने अभी तक किसका अवकलन किया है। हमने, तुम बोलोगे सर अवकलन तो हमने किस किस चीज का किया। अगर मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका अवकलन करो, इसका अवकलन करो, y का अवकलन करो, y का अवकलन निकालें। किसके सापेक्ष में निकालेंगे? निकालें x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो x के सापेक्ष में y का अवकलन आपको निकालना है। ठीक है। x के सापेक्ष में y का अवकलन आपको निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे? बोलोगे सर हम लोग ये करेंगे कि dy/dx कर देंगे। हाँ ठीक है, हम भी अगर रहते आपकी जगह पे तो हम भी यही करते, dy/dx करते। ठीक है। dy/dx करेंगे सर, और dy/dx y की जगह पे हम लोग क्या डालें सर? तो हम डालेंगे sin x डाल देंगे सर। ठीक है। और नीचे क्या है तुम्हारा dx है। ओके। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम लोग जो अवकलन करते हैं, यहाँ पे जो फंक्शन होता है इसका जो अंदर का ये है x है। ठीक है। यहाँ पे जो फलन है इसके अंदर x और नीचे भी क्या है? x है। ठीक है। तो यहाँ और यहाँ पे सेम चीज होना चाहिए। ठीक है। यहाँ और यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेम चीज होना चाहिए। तो इसका अवकलन कितना लिख देंगे हम लोग? साइन x का अवकलन क्या बताया था हमने? आपको बताया था cos x बताया था। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? cos x लिख देंगे। ठीक है बच्चों। ओके, चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा फलन होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर। अब आपको बोला कि y का अवकलन निकालें, y का अवकलन करें। क्या किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के सापेक्ष में, x के रिस्पेक्ट में या x के सापेक्ष में y का अवकलन करें, x के सापेक्ष में y का अवकलन करें। ठीक है। अब देखो, x के सापेक्ष में y का अवकलन करने का मतलब क्या हुआ? आप करोगे dy/dx, यही करेंगे हम लोग बच्चों, x के सापेक्ष में y का अवकलन। अच्छा, y का जगह पे हम क्या पुट करेंगे? y का जगह पे हम पुट करेंगे साइन x का स्क्वायर। y के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? साइन x का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे विद्यार्थियों x है लेकिन यहाँ पे विद्यार्थियों क्या है? x स्क्वायर है। ठीक है। ओके। अवकलन जब अंदर, फलन के अंदर जो भी है यहाँ पे भी वही होना चाहिए, तब हम ये सारे फॉर्मूला जो थे, जो हमने नियम पढ़े थे, वो सारे नियम हम लोग यूज कर सकते हैं, वो सारे नियम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। यानी कि नीचे भी अगर x स्क्वायर रहता, तो ये जो है अंदर और ये दोनों सेम हो जाता। अगर नीचे भी x का घात 2 रहता तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस केस में हम लोग ऊपर और नीचे dx स्क्वायर से dx का घात 2 से गुना कर देते हैं।
ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं। मतलब ऊपर नीचे क्यों गुना किया कि अगर कैंसिल करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, वापस से यही चीज हो जाएगा। फिर क्या करते हैं ना विद्यार्थियों, डी साइन एक्स का स्क्वायर है, इस वाले को इधर ले आओ, डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर तो इधर है ही विद्यार्थियों, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसको उधर लेके चले जाओ तो क्या लिखोगे, देखो dx लिखोगे। अब देखो यहाँ पे जो चीज है, यहाँ पे जो चीज है एक्स स्क्वायर, नीचे भी क्या है एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको एक्स स्क्वायर को यहाँ पे इस वाले अवकलन के लिए, सिर्फ इस वाले अवकलन के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, इस वाले अवकलन के लिए बात करते हैं, तो इस वाले अवकलन के लिए अगर dx स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अगर t मान लोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा t हो जाएगा, यानी कि d ऑफ साइन t डिवाइडेड बाई dt। अगर दोनों को हम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को एक्स का घात जो 2 है दोनों को अगर हम t मान ले तो क्या लिखेंगे, d ऑफ साइन t डिवाइडेड बाई dt। अब देखो यहां भी t है, यहां भी t है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। इसका अवकलन क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिंपल सा है सर, cos t हो जाएगा। तो यानी कि इसका अवकलन हो जाएगा cos t, और t का मान क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो cos एक्स स्क्वायर हो गया। और इसका अवकलन तो मैंने पहले ही आपको पढ़ाया है, इसका अवकलन घात नियम में पढ़ाया था ना, क्या कि 2 पावर है तो 2 को बाहर निकालें और x टू दी पावर 2 माइनस 1 कर दें तो 1 हो जाएगा। तो इसका अवकलन हो जाएगा कितना, 2x cos एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये श्रृंखला नियम हुआ कि अगर y जो है वो साइन x का नहीं, साइन एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, ठीक है, मतलब ये फलन का फलन है, ये क्या है, फलन का फलन है। मतलब कुछ इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं बच्चों, फलन का फलन मतलब क्या हुआ, फलन का फलन मतलब क्या हुआ, देखो जैसे कि y इज इक्वल टू हमने लिख दिया साइन u, y इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, साइन u, ओके। यानी कि y जो फंक्शन है वो u का फंक्शन है, u आपका कुछ भी हो सकता है, u जो है u कैन बी u जो हो सकता है वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, साइन कॉस एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। u जो इसके साइन के अंदर जो कोण है वो कुछ भी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है, ओके। यानी कि u जो है ये किसका फंक्शन है, ये भी किसका फलन है, ये भी x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग u के बदले क्या लिख देते हैं, gx लिख देते हैं। फलन है, किसका फलन है, fx जैसे लिखते हैं ना वैसे हम लोग इसको gx लिख देते हैं, ठीक है। किसका फलन है ये, u जो है ये भी x का फलन है, ठीक है। तो इस केस में अगर डिफरेंशिएट करते हैं, इस केस में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, हमें y का अवकलन करना है किसके सापेक्ष में, y का अवकलन करना है x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में y का अवकलन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx लिखेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है, d बाई dx ऑफ क्या करोगे, साइन u, लेकिन यहाँ पे क्या है, x नहीं है, यहाँ पे क्या है, u है, ठीक है। u कुछ भी हो सकता है आपका, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे du से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे du से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो d बाई du, इस du को इधर ले आओ, साइन u और इनटू du बाई dx। अब आपको देखो साइन u का डिफरेंशिएशन करोगे तो आराम से क्या लिख दोगे, cos u, ओके। u जो भी आपका यहाँ पे रहे वो यहाँ पे सिंपली पुट कर दो, और du बाई dx का डिफरेंशिएशन, du बाई dx का अवकलन आप निकाल लेंगे। जो भी चीज रहेगा इन सब का अवकलन आपने पढ़ा है, आराम से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये श्रृंखला नियम हुआ, ये क्या हुआ, श्रृंखला नियम हुआ। अब श्रृंखला नियम पे कुछ और बातें कर लेते हैं। अगर जल्दी में आपको श्रृंखला नियम लगाना हो, जल्दी में आपको श्रृंखला नियम लगाना हो, इतना आपको श्रृंखला नहीं बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स हुआ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या हुआ, रूट एक्स हुआ। तो फिर यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है। आपको लगाना है जल्दी में, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, देखो क्या करो ना तुम, हमें निकालना है सर dy बाई dx, हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले मिला साइन, क्या मिला, साइन, ठीक है, साइन मिला। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन का अवकलन कितना होता है, कॉस होता है, ठीक है। जो साइन के अंदर है वो रहने दो, जो साइन के अंदर है वो हम लोग रहने देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हारा, रूट एक्स मिल जाएगा, ठीक है। रूट एक्स का अगर अवकलन करेंगे तो यानी कि d बाई dx ऑफ क्या कर देना है, रूट एक्स कर देना है। सबका अवकलन करते जाओ,
ठीक है, जो चीज है सबका अवकलन करते जाओ, बस अंदर में जो चीज है उसको मत छेड़ो। अब रूट एक्स का अवकलन आपको मैंने बताया है, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, कॉस ऑफ रूट एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। सामान्य सी बातें हैं, ठीक है, बहुत जनरल सा है, आराम से कर लेंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। मान लीजिए ऐसा रहा है कि अवकलन करो बच्चों साइन एक्स, और अंदर जो है साइन एक्स के अंदर जो है वो है, मान लेते हैं tan x है। साइन एक्स के अंदर क्या है, tan x है। साइन एक्स का जो अंदर कोण होगा ना वो क्या है तुम्हारा tan x है। तो यहां से अवकलन करना स्टार्ट करो, dy/dx करना स्टार्ट करो। पहले हम इधर से चलना स्टार्ट करेंगे, पहले मिला साइन, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है, और जो साइन के अंदर है वो रहने दो। तो साइन के अंदर कितना है तुम्हारा tan x है, हम tan x को रहने दिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम आगे बढ़े तो इसमें आगे बढ़े थे तो रूट एक्स मिल गया था। ठीक है, क्या मिल गया था, रूट एक्स मिल गया था। लेकिन इसमें आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल गया तुम्हारा, tan x मिल गया। क्या मिल गया तुम्हारा, tan मिल गया। तो tan का डिफरेंशिएशन, tan का अवकलन क्या बताया था मैंने, क्या सेक स्क्वायर बताया था। तो tan का डिफरेंशिएशन कितना बताया था, सेक स्क्वायर, और जो tan के अंदर है उसको रहने दो। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, tan स्क्वायर x लिख दिए। क्या लिख दिया, tan स्क्वायर x लिख दिए। फिर आगे बढ़ो तो अंदर क्या मिला, x, तो यहाँ पे क्या लिख दे, dx/dx, और dx/dx का मान कितना बताया था मैंने, 1 बताया था। तो ये क्या हो जाएगा देखो तो, cos ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx/dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अवकलन करते हैं श्रृंखला नियम से, अगर मतलब फलन का फलन है, अगर क्या है, फलन का फलन है। ठीक है, ओके ओके, कोई दिक्कत है अभी तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये श्रृंखला नियम था, किसी भी फलन के लिए नियम था। ओके, क्लियर है। सिंपल सी बात हम लोग याद रखेंगे, फलन फलन के नियम में सिंपल सी बात क्या याद रखेंगे कि अगर मान लो कि जो y है वो किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है। ठीक है, और u जो है ये खुद किसी का फलन है। ठीक है, x का फलन है, u मान लेते हैं, यानी कि y जो है, y के जगह y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, और u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ओके, अगर हम यहाँ पे y को डिफरेंशिएट करते हैं तो y का अवकलन निकालते हैं तो उसको y डैश लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy/dx लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, देखो f किसका है, gx है, मतलब u का है, वो खुद किसी का फलन है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जो पहला मिला उसको डिफरेंशिएट कर दो, अंदर में जो है वैसे ही रहने दो, फिर अंदर वाले को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, फिर अंदर वाले को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, मतलब फलन ले लो। फलन जो भी लेते हैं वहां पे हम क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं। बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, उदाहरण के लिए मैंने 2 क्वेश्चन दिया है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई करें, ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग। चलें देखें हम लोग इन दोनों क्वेश्चनों को, इन दोनों उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। देखो क्या फंक्शन, इसका अवकलन करना है, जीटी जो दिया हुआ है, टी का फंक्शन, एक्स की जगह पे क्या है, टी दिया हुआ है, तो टी का फंक्शन दिया हुआ है, इसका अवकलन करना है। ओके, इसका अवकलन करना है, मतलब मुझे टी के सापेक्ष में इसका अवकलन करना है। ओके, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, जीटी जो फंक्शन दिया हुआ है, जीटी का अवकलन करें, अवकलन करें किसके सापेक्ष में करें, टी के सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में इसका अवकलन करना है। ठीक है, टी के सापेक्ष में इसका अवकलन करना है। ओके, मतलब तुम्हें क्या करना है, डी जो दिया हुआ है इसको किससे डिफरेंशिएट करना है, ऐसा किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में। मैंने क्या बोला था बच्चों, ठीक है, उतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम यहां से चलना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या मिला तुम्हें मिला tan, तो tan का आपको बता रखा है कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेक स्क्वायर। ओके, अंदर जो चीज है अंदर उस चीज को रहने दो, तो अंदर हमने रहने दिया, कितना अंदर है, 5 माइनस साइन 2t, 5 माइनस साइन 2t, ये हमने रहने दिया। आगे बढ़ा तो मुझे ये पूरा चीज मिला,
आगे बढ़े तो हम लोग मुझे ये पूरा चीज मिला, ठीक है, क्या मिला, ये पूरा चीज मिला, ठीक है। तो मुझे मतलब अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी टी ऑफ वो जो अंदर वाला चीज मिला है, ठीक है, वही तो यू है ना, मतलब क्या हो गया 5 माइनस साइन 2t, 5 माइनस साइन 2t, इसका अवकलन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ रही होगी, सर साइन 2t का अवकलन कैसे करेंगे, अभी हम लोग देख लेंगे साइन 2t का अवकलन कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ आपका, देखिए तो सेक स्क्वायर 5 माइनस साइन 2t था, ये तो हमारा इसका तो ये वाला का तो अवकलन कर ही दिए हम लोग, अब इसका अवकलन करना है। तो अब देखो d बाई डी टी जो तुम करोगे, d बाई डी टी जो तुम करोगे इसको अंदर ले जाओगे, योग नियम लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा माइनस d बाई डी टी जो तुम करोगे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन 2t हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन 2t हो जाएगा, ठीक है। इसको बंद कर दे ब्रैकेट में, आगे देखो तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर 5 माइनस साइन 2t तो हो ही चुका है, ओके। ये 5 जो है एक अचर है, ये चर नहीं है, क्या है, अचर है। अचर का अगर हम अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, यहाँ पे शून्य मिलता है माइनस, ओके। यहाँ देखो यहाँ पे 2t है, ओके, यहाँ पे क्या है 2t है और यहाँ पे क्या है t है, फिर से अवकलन करना है और फिर से श्रृंखला नियम लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ समान चीज सेम चीज होना चाहिए तभी तो अवकलन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2t है और यहाँ पे क्या है t है, ओके। तब क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, देखो तुम फिर से इधर इसमें अब मूव करना स्टार्ट करो, तो क्या है साइन 2t है, तो साइन 2t का क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, कॉस 2t हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ोगे तो क्या मिला, 2t मिला, तो dt बाई डी टी ऑफ 2t। अब इन सबको अच्छे से लिख सकते हैं, क्या लिख दे देखो तो, सेक स्क्वायर 5 माइनस साइन 2t इंटू माइनस कॉस 2t, आ गया ना, और 2t का कितना हो जाएगा अवकलन, 2 हो जाएगा, 2t का अवकलन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था ना, ओके। 2t का अवकलन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका ऊपर वाला जो आपका फलन था उसका अवकलन इतना निकलेगा, ठीक है। यानी कि देखो अभी जो यहाँ पे एक आपका टर्म आ गया कि अगर y इज इक्वल टू साइन 2x है तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो अवकलन करना है y का, यानी कि dy बाई dx करना है। हम इधर से चलना स्टार्ट किए तो मिला क्या, साइन मिला, साइन का अवकलन कितना होता है कॉस, साइन के अंदर 2x है तो कॉस के अंदर भी 2x डालेंगे, आगे बढ़े हम लोग, तो साइन के अंदर कितना है 2x है, तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है, 2x का अवकलन करना पड़ेगा आपको, तो क्या मिल गया cos 2x, ठीक है। 2x का अवकलन 2 को बाहर निकलेगा, x चला जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा 2, तो इसका अवकलन क्या हो गया 2 cos 2x, 2 cos 2x। जैसे कि अगर मान लेते हैं आपका रहा साइन इज इक्वल y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा टी वो कोई सा भी वहां पे क्या है एक अचर संख्या है, ओमेगा हो सकता है, फाई हो सकता है, कोई भी अचर चीज है वहां पे, ठीक है, 5t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो आपको t के सापेक्ष में इसका अवकलन करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से चलना स्टार्ट करो, तो सर cos मिला तो cos ओमेगा टी लिख दो, फिर आगे चलो तो अंदर पूरा क्या है, पूरा अंदर देखना है, ब्रैकेट के अंदर पूरा देखना है, ये नहीं कि एक चीज ओमेगा देखना, टी देखना है, पूरा देखना है कितना है, तो क्या लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो यानी कि ये तो सिंपल ओमेगा बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा cos ओमेगा टी, यानी कि अगर t के साथ कुछ भी अचर चीज है तो सिंपली इसको डिफरेंशिएट करो, जितना है उतना ही रहने दो, और जो अचर चीज है उसको क्या करो बाहर निकाल दो, जो अचर चीज है उसको क्या करें बाहर निकाल दें, ठीक है। ये श्रृंखला नियम है, ओके, श्रृंखला नियम है। अब इसी तरह बच्चों क्या होता है ना कि श्रृंखला ही नियम में ऐसा रहेगा, श्रृंखला नियम में ही ऐसा रहेगा कि घात हो जाए, श्रृंखला नियम में, श्रृंखला नियम में ही क्या हो जाए घात हो जाए, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसका अवकलन करना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का तो अवकलन मैंने बता रखा है, साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन पता नहीं सर कैसे होगा, तो क्या करो ना जब घात लग जाए किसी में, ठीक है, घात लग जाए तो पहले घात नियम का यूज करेंगे, पहले क्या करेंगे घात नियम का यूज करेंगे। अगर घात रहे तो, घात नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर घात रहे तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे, घात नियम का यूज करेंगे। यानी कि अगर मुझे अवकलन करना है मतलब dy बाई dx करना है, x के सापेक्ष में y का अवकलन करना है, ठीक है। देखो देखेंगे घात है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे घात नियम लगाएंगे। घात नियम में क्या बोलता है, घात नियम पढ़ा है ना, x टू दी पावर n, तो n पहले बाहर निकलता है और जो भी x है उसमें -1, जो भी n बचा हुआ है उसमें -1 हो जाता है, ये घात नियम मैंने आपको बता रखा था। तो यहाँ पे देखो घात कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को पहले बाहर निकालो, घात नियम लगाना है पहले, ठीक है, 2 को पहले बाहर निकालो, फिर साइन
2 माइनस 1 इंटू एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगा दिए, घात नियम लगा दिए। क्या लगा दिए हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले घात नियम लगा दिए। घात नियम लगाने के बाद फिर आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, घात नियम लगाने के बाद घात नियम तो लग गया, ठीक है। अब क्या बचा है आपका यहाँ पे, साइन एक्स बचा है। क्या बचा है आपका यहाँ पे, साइन एक्स बचा है, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, घात नियम लगा दिए। घात नियम लगाने के बाद चलो अब मेरा घात नियम लग गया, तो यानी कि अब ऊपर वाला जो पावर है उससे निश्चिंत हो गए, ठीक है। उसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसको अब हम उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। घात नियम लगाने के बाद मेरा इतना आ गया, अब सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे चलो, तो क्या है, साइन एक्स है। घात नियम तो खत्म हो गया, घात का भूल जाना है, साइन एक्स है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 माइनस 1 एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लें, इसको भी आप नोट कर लें। पहले घात नियम लगा दो, फिर घात नियम लगाने के बाद घात को भूल जाओ और फिर उसको क्या करो, सॉल्व कर लो। सिंपल सी बात है, ओके, ठीक है। मतलब घात नियम लगाओ, फिर उसको भूल जाओ, फिर जो बचा हुआ उसको अवकलन उसका निकाल लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो हमने कर लिया था। अब एक और क्वेश्चन है, ये इसका अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष में। तो यहाँ पे देखोगे जो भी चीज अंदर में है उसके ऊपर घात लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग घात नियम लगाएंगे। सबसे पहले क्या, क्योंकि घात लगा हुआ है तो सबसे पहले क्या लगाना है, घात नियम लगाना है। तो घात नियम लगाएंगे तो ये डिफरेंशिएशन होगा, घात नियम में क्या होगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/4 में से 1 चला जाएगा। घात नियम लग गया, यानी कि ये घात को अब भूल जाओ, ये घात को अब भूल जाओ। अब इधर से इधर चलना स्टार्ट करो। तो अब हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। घात को तो भूल जाओ, अब क्या करेंगे, d/dx ऑफ क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का अवकलन करना है। तो अब इसका अवकलन बहुत आसान ना, यहाँ पे देखो 1/4, ये क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 1 करोगे तो -3/4 आ जाएगा। क्या, -3/4 का मतलब अगर ऋणात्मक घात है तो वो नीचे चला जाएगा, यानी कि नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/4, ठीक है। और इसका अगर अवकलन करते हैं, dx को अंदर ले जाओ तो 0, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसका अवकलन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरह से, अगर घात श्रृंखला में ही घात लगा हुआ हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, ये जो घात श्रृंखला नियम, जैसे sin 5x है, sin 5x है, ठीक है। sin टू द पावर क्या है, 5x है, ठीक है। घात कितना है, 5 है। तो हम इसको, इसका अगर अवकलन निकालना है तो सबसे पहले किसको हटाएं, सबसे पहले मुझे घात को हटाना है, ठीक है। तो घात कितना है, 5 है, तो 5 को बाहर निकाल लें। घात को बनाने का तरीका मैंने बताया था, घात जो भी है उसको पहले बाहर निकालो, फिर साइन जितना घात है उसमें 1 को माइनस कर दो और ये x है, ठीक है। घात हमारा सॉल्व, ठीक है। अब हम इधर से मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास क्या है, घात को तो अब भूल जाना है, क्या है, साइन एक्स है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। और एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो घात नियम लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो पहले घात को सॉल्व करेंगे, इधर से इधर मूव करेंगे लेकिन घात लगा हुआ है, तो घात को पहले हम लोग निकालेंगे। घात को पहले यहाँ से हटाना है, मुझे घात को सॉल्व करना है, ठीक है। तो -3 बाहर आएगा, क्या है तुम्हारा 2x + 1 है, -3 -1 हो जाएगा घात नियम से। अब देखो घात खत्म, अब इसका क्या करना है, जो बचा हुआ है इसका अवकलन निकाल लेना है। मतलब क्या करोगे प्यारे विद्यार्थियों, dx/dx 2x + 1 और इसका अवकलन निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये था आपका श्रृंखला नियम और श्रृंखला घात नियम, ठीक है। अब रेडियन और डिग्री के साथ अवकलन, ठीक है, रेडियन का डिग्री के साथ अवकलन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ना बच्चों, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका कुछ चीजें दी हुई रहेंगी, ठीक है। जो चीज रहेंगी आपकी मान लेते हैं डिग्री में दी हुई है, जैसे x जो है डिग्री में दिया हुआ है। लेकिन अभी तक हमने जो भी अवकलन पढ़ा है ना, जो भी अवकलन पढ़ा है, साइन x का अवकलन निकालने के लिए, कॉस x का अवकलन निकालने के लिए, वहां पे जो x है ना बच्चों, वो किस में होता है, रेडियन में होता है। और अगर रेडियन और डिग्री में आप बदलना नहीं सीख लेते हैं कि डिग्री को कैसे रेडियन में बदलते हैं, तो पहला भाग जरूर देखें आधारभूत गणित का, जो त्रिकोणमिति के ऊपर है। और त्रिकोणमिति में मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको बता रखा है क्या, कि कैसे डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलते हैं। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, क्या हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान लो डिग्री में, फॉर एग्जांपल अगर मान लो दिया हुआ रहता है कि y जो है वो sin x डिग्री है, y जो है वो sin x डिग्री है,
ठीक है, तो डिग्री को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने नियम बता रखा है, क्या, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से गुना कर देंगे, पाई बाय 180 से गुना कर देंगे, तो ये रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि अब रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है, अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं, क्या है, पाई एक्स बटा 180 है। अब अवकलन करो, dy बाई डी एक्स करो, dy बाई डी एक्स करो। ठीक है, ओके, तो हम यहां से मूव करें तो क्या मिलेगा, कॉस, और ये पूरे का लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x अकेला तो नहीं है, x के साथ कुछ चीजें हैं। ठीक है, पूरे का लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई एक्स बटा 180। अब फिर इस पूरे का करोगे, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स बाई 180। तो आपको पता है कि ये तो हो गया कॉस पाई एक्स बटा 180, और यहां पे देखोगे तो जो भी अचर चीज है उसको बाहर निकाल लो, मतलब पाई बटा 180 बाहर निकलेगा और dx बाई डी एक्स बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वैसे भी मैंने बताया था कि अगर साइन x है, x के साथ कोई अचर चीज गुणनफल में है इसके, तो उस अचर चीज को बाहर निकाल लो और साइन का डिफरेंशिएशन क्या कर दो, कॉस। तो अचर चीज बाहर निकल गया, पाई बाई 180 और कॉस। इसको भी आप नोट कर लें, इसको भी आप नोट कर लें। जो भी लोग आए हैं एक बार लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको बता दीजिए कि हिंदी मीडियम की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, चलिए, ये निकल गया आपका। ठीक है, अब यहां पे कभी कभी ऐसा हो सकता है ना बच्चों, डिग्री में आंसर भी डिग्री में रहे, डिग्री ये तो रेडियन में है, ये तो रेडियन में है, मतलब पाई बाय 180 और कॉस पाई एक्स बाय 180 किसमें है, रेडियन में है। ठीक है, अब इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे, रेडियन, ये तो रेडियन में है पूरा, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस एक्स डिग्री आपका बचेगा, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, बदलना है तो। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। द्वि अवकलन, ठीक है, मतलब एक बार आपने अवकलन कर दिया फिर से उसका अवकलन करो, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्वि अवकलन। मतलब y इज इक्वल टू कोई फलन है fx का। ठीक है, पहली बार में अवकलन किए तो क्या लिखे, इसको f डैश x लिखे, ठीक है, या dy बाई dx लिखे। अब इसका फिर से अवकलन करो, मतलब y का एक बार अवकलन तो पहले ही किया हुआ था, एक बार और अवकलन कर दो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, f डबल डैश, क्या लिखेंगे, f डबल डैश x। ठीक है, अब यहां पे देखें प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे देखें d बाई डी एक्स। अब मुझे किसका अवकलन करना है, पहले तो हमने y का किया था, अब हमें किसका अवकलन करना है, एक बार y का अवकलन करो, एक बार इसका अवकलन किया तो ये आया, अब इसका अवकलन करके ये आया है, मतलब मुझे y डैश का अवकलन करना है। तो यहां पे देखोगे विद्यार्थियों, तो डी बाई डी एक्स और y डैश के बदले क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, क्या, dy बाई डी एक्स। तो ये जो चीज है ना, मतलब पहले वाले अवकलन का फिर से अवकलन करना, इसको द्वि अवकलन बोलते हैं। एक बार अवकलन करो, उसको फिर से अवकलन करो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वि अवकलन बोलते हैं। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, d का घात 2y बाय dx का घात 2। यहां पे d का घात लगाएंगे 2 और यहां पे x का घात लगाएंगे 2। ठीक है, ये लिखने का आपका तरीका है। ठीक है, तो अगर हम इसका उदाहरण अगर देख लेते हैं बच्चों, मान लो कि अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, आपको बोला कि इसका द्वि अवकलन करो। क्या बोला है इसको, इसका आपको बोला है क्या करने के लिए, द्वि अवकलन करने के लिए, इसका आपको द्वि अवकलन करना है। क्या करना है, इसका आपको द्वि अवकलन करना है। तो अगर इसका द्वि अवकलन करना है तो क्या करेंगे, देखो हम क्या निकाले, y डैश निकालेंगे, मतलब क्या निकाले, dy बाई dx निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा, हम लोग अगर हम ऐसा करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो तो हमारा आ जाएगा, साइन का निकालना है अवकलन, तो कितना आ जाएगा, ये cos x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये cos x आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अवकलन फिर से करना है, मतलब मुझे y डबल डैश निकालना है, मतलब मुझे अब अवकलन इसका करना है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ y डैश करना है, फिर से इसका अवकलन करना है। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यानी कि अब मुझे किसका अवकलन करना है, पहले अवकलन से जो मान प्राप्त हुआ उसका अवकलन अब फिर से करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, cos x लिखे। cos x का अवकलन कितना होता है, कल ही मैंने बताया था सर, माइनस साइन x होता है। तो y इज इक्वल टू साइन x का पहला अवकलन cos x, उसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे, द्वि अवकलन कितना आ गया, माइनस साइन x।
तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का द्वितीय अवकलन कितना आ गया, माइनस साइन एक्स आ गया। इसी तरह से हम लोग जो आप यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया है, एक उदाहरण भी दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, इसका एफ डबल एक्स निकालना है, मतलब इसका क्या करना है आपको, इसका द्वि अवकलन करना है, अवकलन करना है, यानी कि इसको दो बार आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, दो बार इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, द्वि अवकलन करना है। अब यहां पे देखोगे ध्यान से, तो पहली बार अगर हम इसका अवकलन करते हैं, अगर हम पहली बार इसका अवकलन करते हैं, मतलब अगर ये y है तो dy बाई, इसको अगर हम y मान लें तो dy बाई dx निकालते हैं, पहली बार अवकलन करते हैं, तो यानी कि d बाई dx ऑफ y का मान कितना है, x प्लस कॉस एक्स, सॉरी x इंटू कॉस एक्स है, x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे दो अलग अलग फलन है, इन दोनों का गुणनफल है, तो यहाँ पे गुणनफल वाला नियम लगाएंगे। गुणनफल वाला नियम क्या बोलता है कि एक को बाहर रखो, दूसरे का अवकलन करो, फिर दूसरे को बाहर रखो, पहले का अवकलन करो, एक को बाहर रखो और दूसरे का अवकलन करो, फिर दूसरे को बाहर रखो और पहले का अवकलन करो। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या मिलेगा, देखो तो x cos x का अवकलन कितना होता है सर, माइनस साइन एक्स होता है, आपने बताया, ठीक है। और देखो तो यहाँ पे cos x हमने बाहर निकाल लिया, x का अवकलन dx बाय x का तो 1 होता है, तो यानी कि इसका पहला अवकलन कितना आया, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक अवकलन हमने कर दिया इसका। अब इसका एक बार और अवकलन करना है, तब वो द्वि अवकलन कहलाएगा। मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों, ये देखो क्या आया था आपका, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया था, इसका एक बार और अवकलन करना है। पहला अवकलन जो आपका आया था वो आया था आपका dy बाई dx, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या थी, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसका एक बार और अवकलन करें, मतलब f डबल डैश एक्स निकालना है, ठीक है। मतलब जो चीज आया है, जो चीज पहले अवकलन से आया है, उसका अवकलन इज इक्वल टू द्वि अवकलन, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं ना बच्चों, देखो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका अवकलन करना है, ठीक है। तो यहां पे देखो तो ये दोनों तो योग नियम से हो जाएगा। योग नियम क्या बोलता है कि पहले वाले को अलग कर लो, क्या है, एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस योग पहले ये और ये तो योग नियम से अलग कर लो ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, देखो तो cos x हो जाएगा। तो हमने योग नियम से अलग कर लिया। अब यहाँ पे देखोगे तो माइनस जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा, x साइन x बचा है, प्लस cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x है ना, सिंपल सी बात है, cos x का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी गुणनफल नियम लगेगा, यहाँ पे भी क्या लगेगा, गुणनफल नियम लगेगा, ठीक है। तो हम इस माइनस को बाहर रखते हैं, यहाँ पे गुणनफल नियम लगाते हैं। तो गुणनफल नियम में क्या करेंगे विद्यार्थियों, इसमें क्या करेंगे, x को बाहर रखे और अवकलन निकालिए किसका, दूसरे वाले फलन का, फिर दूसरे वाले फलन को बाहर रखो, फिर अवकलन क्या निकालिए, पहले वाले फलन का। तो ये वाला भाग, ये वाला जो आपका पार्ट था, इसको हम इस तरह से अवकलन निकाल लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा है, माइनस साइन एक्स बचा है। ओके, आगे देखते हैं, ये माइनस को रहने दो, x है, साइन x का अवकलन कितना होता है सर, cos x होता है, आपने अभी बताया था, प्लस साइन x और dx बाई dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बाहर कितना है, माइनस साइन x है। अगर यहाँ पे देखेंगे इस माइनस को अंदर लेके चले जाओ तो माइनस x cos x माइनस साइन x और माइनस साइन x, ये अवकलन निकल गया, ठीक है, मतलब द्वि अवकलन निकल गया। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो तुरंत के तुरंत मुझे बताइएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो y में x के सापेक्ष में परिवर्तन दर को हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं, ठीक है, dy बाई dx लिखते हैं। अगर x का परिवर्तन टाइम के सापेक्ष में हो रहा है, अगर x का परिवर्तन टाइम के, y का परिवर्तन x के सापेक्ष में हो रहा तो dy बाई dx लिखे थे। अगर x का परिवर्तन t के सापेक्ष में हो तो dx बाई dt लिखेंगे। अगर x यहाँ पे क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट
एक्स क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मतलब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, ठीक है। आपका एक्स क्या है, आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, एक्स क्या है, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जो सबसे कम दूरी होती है एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, मतलब dx बाई dt क्या निकलेगा, वेग निकलेगा। उसी तरह अगर वेग को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं, ठीक है, तो क्या निकलता है, आपका त्वरण निकलता है, ठीक है। ये सब हम लोग का आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें काम आने वाला है, ठीक है, ओके। यानी कि विस्थापन जो होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होता है, विस्थापन को अगर हम टी के रिस्पेक्ट में, टी के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करते हैं, विस्थापन को अगर टी के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलन निकालते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है, वेग मिलता है। क्या मिलता है, वेग मिलता है। और अगर वेग का टी के सापेक्ष में हम लोग अवकलन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, त्वरण मिलता है। क्या मिलता है, त्वरण मिलता है, ठीक है। उसी तरह F इज इक्वल टू डी पी बाई क्या होता है, dt होता है। F क्या है, तुम्हारा बल है, F क्या है, तुम्हारा बल है, फोर्स है। अब फोर्स क्या मिला, dp बाई dt मिला। अब P क्या होता है, मोमेंटम, संवेग। V क्या है, तुम्हारा वेग है, और P क्या है, तुम्हारा संवेग है। संवेग का अगर t के सापेक्ष में हम लोग उसको अवकलन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, बल मिलता है। संवेग का अगर t के सापेक्ष में किए तो क्या मिला, बल में। तो ये तीनों चीज को याद रखिएगा, ये तीनों चीज काम का है, ठीक है। विस्थापन को t के रिस्पेक्ट में किए तो वेग मिलेगा, वेग को t के रिस्पेक्ट में किए तो त्वरण मिलेगा, फिर संवेग को अगर t के रिस्पेक्ट में किए तो हमें क्या मिलेगा, बल मिलेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे पावर शक्ति है, ठीक है, पावर इज इक्वल टू कार्य बटा समय। अगर मान लो कि कार्य का टी के सापेक्ष में अगर हम लोग परिवर्तन दर निकालें या अवकलन करें, तो क्या मिलेगा आपको, शक्ति मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, शक्ति मिलेगा। धारा मतलब करंट, ठीक है, अगर आवेश का टी के सापेक्ष में अगर करें तो मतलब dq बाई dt, dq आवेश का टी के सापेक्ष में, तो dq बाई dt तो क्या देगा, आपका धारा देगा, ठीक है, ओके। इसको टॉर्क बोलते हैं। बल आघूर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो कोणीय संवेग होता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। कोणीय संवेग को टी के रिस्पेक्ट में करें तो क्या मिलता है, बल आघूर्ण मिलता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल, एक उदाहरण है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ठीक है। तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। डी क्या है, वृत्त का व्यास है, डी क्या है, वृत्त का व्यास है, ठीक है, डायमीटर, ओके, संबंधित है। व्यास के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर कितनी तेजी से होगी जब व्यास कितना है, 10 मीटर है, ओके। तो सबसे पहले इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या निकालना है कि व्यास के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, व्यास के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, ठीक है। व्यास के, जैसे y dy बाई dx क्या था, dy बाई dx क्या था, x के सापेक्ष में y का परिवर्तन, x के रिस्पेक्ट में y का परिवर्तन। तो हमें क्या पूछा गया कि व्यास के सापेक्ष में क्षेत्रफल का परिवर्तन। तो व्यास के सापेक्ष में क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का परिवर्तन किसके सापेक्ष में, जिसके सापेक्ष में होता है उसको नीचे लेते हैं, तो व्यास के सापेक्ष में क्षेत्रफल का परिवर्तन। मतलब मुझे क्या करना है, dA बाई dd करना है, dA बाई dd करना है। तो चलो सर ठीक है, तो d बाई dd और a की वैल्यू कितनी दी हुई है, a दिया हुआ है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब इसमें से जो अचर चीज है उसको बाहर निकाल लो, मतलब पाई बाई 4 को हम बाहर निकाल लिए, d बाई dd और क्या हो गया, d स्क्वायर हो गया। अब देखो पाई बाई 4 यहाँ पे है, d स्क्वायर, नीचे भी d है ऊपर भी d है, जिस तरह से x स्क्वायर होता था नीचे भी x होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, देखो तो डी स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम लोग, 2d लिख देंगे। डी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देंगे, 2d लिख देंगे। तो इसके क्षेत्रफल व्यास के सापेक्ष में क्षेत्रफल का परिवर्तन दर, व्यास के सापेक्ष में क्षेत्रफल का परिवर्तन दर dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dx होता है x के सापेक्ष में y का परिवर्तन दर, x के सापेक्ष में y का परिवर्तन दर। उसी तरह dA बाई ये व्यास के सापेक्ष में क्षेत्रफल का परिवर्तन दर कितना आया है, पाई बटा 4 इंटू 2 इंटू डी, मतलब व्यास। अब क्या बोला गया है, आपको ये रेट पूछा है, ये परिवर्तन दर पूछा है, कब, जब व्यास की वैल्यू कितनी दी है, व्यास का मान कितना दिया हुआ है, व्यास का मान दिया हुआ 10 मीटर। तो ये जो परिवर्तन दर है dA बाई dd, जब व्यास का मान 10 मीटर है तो क्या होगा, देखो तो पाई बाई 4
2 इंटू 10 हो जाएगा। ओके, इससे 2 बार में गया, इससे 5 बार में गया, तो क्या हो जाएगा 5 पाई। अब देखो इस यहाँ पे आपको इसका यूनिट भी लिखना पड़ेगा। ऊपर क्या है एरिया, नीचे क्या है व्यास। तो एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है और व्यास का क्या होता है मीटर। तो कितना हो जाएगा 5 पाई मीटर। इसको नोट कर लें 5 पाई मीटर। चलें आगे बढ़े। चलिए तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट के बारे में। मतलब कोई सा भी अगर आपका फलन है तो उसका उच्चिष्ट मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होगी, निम्निष्ट मतलब सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी। तो ये हम लोग अगले क्लास में हम लोग इस चीज को देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो अवकलन में अब हम लोग, अवकलन तो खत्म हो गया है, मतलब खत्म ही हो गया। अब इसका जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इसका क्या है आपका एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग जो है, अनुप्रयोग हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग क्या देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए क्या बोलेंगे इसको उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो हम लोग आगे देखने वाले हैं क्या उच्चिष्ट और निम्निष्ट, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं। बाकी सब दोस्तों को आप बता दीजिएगा कि हमारी हिंदी मीडियम की क्लास चल रही है, और जितना ज्यादा इसको शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ठीक है। क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत सारे माध्यम नहीं मिल पाते हैं जिससे वो अच्छी शिक्षा उनको मिल पाए। एक हमारा प्रयास है ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल पाए और वो अच्छे अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ पाए। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।